हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन, हिंदी में बोलते हैं इसको सरल रेखाएं। तो इसको हम आज स्टार्ट करेंगे, जो कि एक बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप इसको डिटेल में देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इसका। पहले हम सरल रेखाएं हिंदी में इसका नाम होता है। कुछ हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिकॉल करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। सपोज आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, आपको जब लोकेट करना होता था किसी पॉइंट, सपोज 6-4, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने 3 और 0। इसको हमने एक्स वाई प्लेन पे कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है, यानी कि इसको लोकेट करना है। तो ठीक है, तो सपोज एक्स वाई प्लेन आपका इस तरीके से होता है। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये नेगेटिव एक्सेस, ये वाई पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाई एक्सेस, जिसको हम वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर 1-2 इस तरीके से चलते हैं पॉजिटिव में, इधर पॉजिटिव वाई चलता है तो ये 1-2, इधर नेगेटिव वाई तो यानी कि माइनस साइन आ जाता है, और इधर नेगेटिव वाई तो -1 -2 -3 इस तरीके से चलता है। ओके, अब आपको पहला पॉइंट था 6 और -4 को लोकेट करना था। तो 6 और -4 का मतलब पहला जो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, यानी पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो यानी कि एक्स अब यहाँ पे पॉजिटिव है, तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में हम 6 चले, यानी 4 5 6 यहाँ था। और इसी तरीके से वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में हम -4 तक चले, यानी कि 4 तक। तो यानी कि नेगेटिव है तो -4। तो दैट मीन्स अब देखना, जब हम एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 चले, तो यानी कि यहाँ कहाँ से होगा, ये डिस्टेंस कहाँ से होगा हमारा, y से x की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ 6 तक। और इसी तरीके से हमारा, अगर हम -4 चल रहे हैं यानी कि y की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यानी कि x एक्सेस से y की नेगेटिव डायरेक्शन की ओर 4 तक चले, तो दैट मीन्स दिस, यानी कि यहाँ से यहाँ और यानी, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका 6 -4 होगा। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ से मैंने ये लिखा है, ये मैंने देखो ये 0 यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट बनाया नहीं, क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तो यानी कि 6-4 को लोकेट करना था, तो यानी कि 6 और -4 का मतलब इज 6 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सेस। मतलब 6 यूनिट डिस्टेंस है जो कहाँ से, वाई से, फ्रॉम वाई एक्सेस से, और मेजर अलोंग द एक्स एक्सेस, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर एक्स एक्सेस, है ना। इसी टाइप से जो 4 है, यानी -4, माइनस तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई की नेगेटिव डायरेक्शन की ओर। तो दैट मीन्स 4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सेस। तो यानी कि जो 4 यूनिट है कहाँ से, वाई से, है ना। हाँ, 4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सेस है, यानी कि एक्स एक्सेस से 4 यूनिट जो डिस्टेंस है कहाँ की तरफ, वाई की नेगेटिव डायरेक्शन की ओर, यानी कि मेजर अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सेस की तरफ। तो दैट मीन्स वो कौन सा पॉइंट हमारा 6 -4। समझ में आई बात आपको। आगे देखिएगा, सिमिलरली जो पॉइंट 30 इसका मतलब यही, तो दैट मीन्स 3 यूनिट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सेस मेजर अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सेस। इसका मतलब 3 जो यूनिट है डिस्टेंस कहाँ से है, फ्रॉम द वाई एक्सेस है, यानी कि वाई एक्सेस से एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर 3 यूनिट, और जीरो का मतलब जीरो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सेस, यानी जीरो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सेस, यानी कि वहीं पर हमारा। तो दैट मीन्स ये 30 हमारा कोऑर्डिनेट इस टाइप से होगा। समझ में आई बात आपको। अब सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपका पहला आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या होता था, आपको ध्यान आ रहा होगा कि किसी दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती थी क्या होती थी। सपोज ये आपका P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता था, स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ओके, तो दैट मीन्स PQ हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे ही मैंने दो पॉइंट लिए P एंड Q, P के कोऑर्डिनेट x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो PQ हमारे स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, या x1 माइनस x2 भी बोल सकते हैं, ऐसे ही y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
एग्जाम्पल हमारा डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट से, तो यानी कि मैंने इसको क्या, इसके कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया सपोज x1 y1, इसके x2 y2, ओके। तो यानी यहाँ पे रखा मैंने x1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, चाहे x1 में से x2 भी माइनस कर सकते हो और x2 में से x1 भी माइनस। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। और जब सपोज आपका सपोज ये लगा लो 2 एंड 3 है, अगर आप 2 में से 3 माइनस करते हो तब आपका -1 आता है, ऐसे 3 में से 2 माइनस करते हो 1 आता है। ऐसे में तो अलग अलग हो रहे हैं, बट जब स्क्वायर कर रहे हैं तो तब आंसर सेम ही रहता है ना। तो दैट मीन्स चाहे किसी में से भी किसी को माइनस करो, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो दैट मीन्स इसको जब सॉल्व किया तो ये आपका आ जाएगा 5 यूनिट्स। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम। अब जो हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सपोज यहाँ पे, हाँ, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, कौन सा, x1 y1 एंड x2 y2 इंटरनली रेशो m रेशो n में। मतलब सपोज ये कोई लाइन सेगमेंट है पी क्यू, पी के कोऑर्डिनेट है x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट है x2 y2। आपको ये बीच वाला कोई पॉइंट है इस तरीके से कि उसने इस लाइन को, यानी जो पी क्यू लाइन को है m रेशो n में डिवाइड कर रखा है, और इसके कोऑर्डिनेट सपोज एक्स वाई, तो एक्स एंड वाई की जो पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर कैसा आता है, एक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालता है, m इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में प्लस अपॉन m प्लस n। ऐसे वाई में m इंटू वाई वन, सॉरी m इंटू वाई टू और n इंटू वाई वन का प्लस अपॉन m इंटू एम प्लस n, ओके। इसी टाइप से यहाँ पे एक एग्जाम्पल था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। मतलब उस कोऑर्डिनेट के पॉइंट निकालो जहाँ पे इन दोनों पॉइंट ने लाइन सेगमेंट को ज्वाइन किया है, यानी कि सपोज मैंने सी, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, या किस रेशो में, 1:3, यानी m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू मैंने 3 मान ली। तो मैंने इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया, जस्ट आपने वैल्यूज रखी, तो इसके जो पॉइंट आए हमारे क्या आ जाएंगे, 0 0। ये तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, ओके। चलिए अगर हम पर्टिकुलरली इसकी बात करते हैं, पर्टिकुलरली यानी कि इन पर्टिकुलर m इक्वल्स टू n, मतलब m इक्वल्स टू n का मतलब क्या हो गया कि जो ये हमारा रेशो है इक्वल है एक तरीके से, यानी कि बराबर है ना। द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, तो इस केस में कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट बन जाता। क्यों ऐसा क्यों होता है, मिड पॉइंट कैसे बनेगा कि सपोज ये लगा लो आप, ये कोई लाइन सेगमेंट था और रेशो का मतलब क्या था, सपोज यहाँ पर कोई ये ए बी लाइन सेगमेंट था, ये सी हमारा बीच में पॉइंट है, ये मैंने कर दिया जितना ये है उतना ही है, तो यानी कि ये बीचों बीच में आ गया, तो दैट मीन्स ये क्या करेगा, मिड पॉइंट का काम, ठीक है। तो यानी अगर हमारा रेशो इक्वल हो जाता था, वो क्या हो जाएगा, वो जो हमारा बीच वाला पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। इस तरीके से पी क्यू कोई लाइन सेगमेंट था, ये बीच में कोई पॉइंट है, ये क्योंकि m इक्वल्स टू n है, तो यानी कि ये हमारा मिड पॉइंट होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे सेम जो हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला है, मिड पॉइंट, सॉरी जो बीच का हम पॉइंट निकालते थे m रेशो n जब लाइन डिवाइड होती थी, तो उसी फॉर्मूले से आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके इस तरीके से कुछ कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मिड पॉइंट वाले। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो जो कि हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। समझ में आई बात आपको? इसी में एक और हमारा है, यहाँ पे ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस ये हैं, ए वर्टिसेस x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस ए x1 y1 एंड बी x2 y2 एंड सी जो हमारा x3 y3 है। तो इस केस में आपको पता है ट्रायंगल का फॉर्मूला, ये आप 9-10 में ही पढ़ चुके होंगे, 1/2 मॉडुलस ऑफ x1, और फिर क्या होता है y2 में से y3 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, प्लस x2 y3 में से y2 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, प्लस x3 y1 में से y2 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। समझ में आई बात? इसी में हमारा ये एग्जाम्पल था, इसको मैंने सॉल्व किया, ठीक है। इसको मैंने x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया, x3 y3 ले लिया, इसको इसी फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया। तो इसका जो आंसर आया हमारा 27 आया। आप कोई नहीं, अगर आपको लिखने में दिक्कत होती है, मैं इसकी जो PDF है
ये इस लेक्चर नोट्स का PDF बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए इसी केस में अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ट्राइंगल का एरिया जीरो, एरिया मतलब उसने कोई जगह घेरी नहीं रखी, मतलब ये है जो हमारे ये पोर्शन कहीं पे है ही नहीं, तो दैट मीन्स ये वाला पॉइंट भी इसी पे आ जाता है। दैट मीन्स तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देन 3 पॉइंट्स ABC लाई ऑन ए लाइन, मतलब जो तीनों पॉइंट हमारे एक ही लाइन में लाई करेंगे, दैट मीन्स दे आर कोलिनियर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर। समझ में बात आपको। चलिए अब समझते हैं स्लोप ऑफ लाइन, यानी कि स्लोप को हिंदी में बोलते हैं परवंत, यानी कि किसी लाइन का स्लोप क्या होता है उसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी बुक में दिया है पेज नंबर 204 में, यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, चलिए यहाँ पे जैसे दिया है ए लाइन इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन, कोई लाइन है किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में, फॉर्म टू एंगल विद एक्स एक्सेस के साथ वो दो एंगल फॉर्म करती है, विच इज सप्लीमेंट्री, विच इज जो कि क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल से थीटा मेड बाय द लाइन एल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब वो क्या कह रहा है कि सपोज कोई ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, यानी कि XY प्लेन जिसको आप बोलते हो, ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपका ओरिजिन है, ये कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर दो एंगल फॉर्म कर रहा है। सपोज ये आपका अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर सिचुएशन बन रही है। ये ना लीनियर पेयर सिचुएशन क्या होती है, ये आपने 9-10 में अच्छे से पढ़ा होगा कि अगर कोई एक ऐसी लाइन है, यहाँ पे कोई एक लाइन है, तो ये दोनों जो एंगल है यहाँ पे ये क्या रहेंगे, सपोज अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 130, है ना, क्योंकि इन दोनों का सम जो होता है हमारा 180 के इक्वल्स टू होता है, यानी कि 130 प्लस 50 180 के इक्वल्स टू होना चाहिए। तो दैट मीन्स इन एंगल को हम क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को लीनियर पेयर सिचुएशन, और इन दोनों एंगल्स को क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, जो कि आपकी बुक में भी बोला गया उसमें। ओके ओके, मेजर एंड एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज हमारा किधर होता है, क्लॉकवाइज यूं राइट हैंड की तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज दिस। ओके ठीक है, तो दैट मीन्स क्लॉकवाइज इज कॉल्ड द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन, यानी कि जो एंगल बना रहा हो इस लाइन के साथ। तो ऑब्वियसली जो थीटा है हमारा 0 से बड़ा और लेस देन 180, यानी कि जो थीटा यानी जो ये एंगल है हमारा, ये ऑब्वियसली क्योंकि हमारा ये हमें थीटा मैक्सिमम मिनिमम कितना हो सकता है 0, और जो मैक्सिमम हो सकता है 180, यही तो हो सकते हैं थीटा की सिचुएशन। ओके ठीक है, अब यहाँ पे दो सिचुएशन बन रही। थीटा 0 का मतलब क्या हुआ, थीटा 0 का मतलब कि ये एक्स एक्सेस के ही साथ हो गया, यानी एक्स एक्सेस, यानी वी ऑब्जर्व दैट अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस और को इंसिडेंट विद द एक्स एक्सेस, यानी अगर कोई लाइन या तो एक्स एक्सेस के पैरेलल हो या को इंसिडेंट हो किसके साथ एक्स एक्सेस के साथ, तो उस केस में जो इंक्लाइनेशन यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0, यानी कि एंगल कितना होगा 0। समझिए किस सिचुएशन में बोल रहा हूँ, यानी कि सपोज ये हमारी कोऑर्डिनेट प्लेन था, अगर हमारा जो ये लाइन जैसे ये हमने उसमें बनाया था, जैसे ये हमारे पास ये इस लाइन ये एल बोला था ना, हाँ, इस लाइन की ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा। अगर सपोज ये लाइन एक्स एक्सेस के पैरेलल हो जाए कुछ इस टाइप से, तो यानी यहाँ पे तो थीटा बन ही नहीं रहा, एक्स एक्सेस के साथ नहीं बन रहा ना, एक्स एक्सेस के साथ थीटा बन रहा है नहीं बन रहा है। और यदि इसके साथ भी यानी एक्स जो एक्स एक्सेस है उसके साथ ही कोइंसिडेंट हो जाए, कोइंसिडेंट मतलब दो लाइन एक साथ, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो तभी भी एंगल हमारा बन नहीं रहा, तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, और इसी में अगर हम दूसरा केस देखते हैं, ठीक है, इसी में अगर दूसरा केस देते हैं, थीटा हमारा 180, थीटा हमारा अब देखना सपोज द इंक्लाइनेशन ऑफ वर्टिकल लाइन मतलब पैरेलल टू या कोइंसिडेंट विद द वाई एक्सिस के साथ, दैट मीन्स 90। ठीक है, यानी कि अगर हमारा ये जो लाइन है कुछ इस टाइप से हो जाए, या तो वाई एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट हो जाए, तो उस केस में थीटा कितना होगा आपका 90 होगा, थीटा कितना हो जाएगा आपका
90 होगा। समझ में ये बात इतना आपको? ये मैं अभी लिखाऊंगा डिटेल में, आप कन्फ्यूजन मत कीजिए, अभी आप समझिएगा चीज़ों को। ओके, अब देखना यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोली आपकी, इफ थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन एल देन टेन थीटा इज कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। अगर थीटा इंक्लाइनेशन यानी थीटा एंगल बना रहा ऑफ लाइन जो एल है, देन टेन थीटा इज स्लोप या ग्रेडियंट भी बोलते हैं ऑफ लाइन एल का। देनी यानी कि इस लाइन की जो स्लोप होगी आपकी क्या होगी, टेन थीटा। टेन थीटा क्यों होता है आपका, क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, ये y है ये x है, ठीक है। तो y का जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो कुछ इस टाइप से आता है dy/dx, जिसको हम टेन थीटा यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब एक चीज़ देखना, द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लाइनेशन इज 90, मतलब अगर हमारा उस लाइन की स्लोप क्या होगी जब एंगल क्या बना रहा हो, 90 बना रहा है। यानी कि किस केस में, कि मतलब उस लाइन का स्लोप क्या होगा जब वो थीटा यानी कि 90 होगा हमारा। तो दैट मीन्स थीटा 90 होने का मतलब या तो वो कोइंसिडेंट होगा वाई एक्सिस के साथ, या क्या हो रहा हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इस केस में क्या हो, स्लोप ऑफ द लाइन हमारी नॉट डिफाइंड होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लोप बनेगा ही नहीं, है ना। स्लोप का मतलब ढलान, ढलान तो होगा ही नहीं ना उस केस में, तो दैट मीन्स इस केस में नॉट डिफाइंड। ओके, अगर स्लोप ऑफ लाइन डिनोटेड बाय, अगर हम स्लोप ऑफ जो लाइन है उसको डिनोट कर रहे हैं एम से, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एम इक्वस टू टेन थीटा, थीटा नॉट इक्वस टू 0। अब इसी टाइप से अगर हमारा उस लाइन का स्लोप क्या होगा जब वो एक्स एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट हो रहा, या जब थीटा 0 हो रहा। थीटा 0 होने का मतलब एक्स एक्सिस के साथ या कोइंसिडेंट हो रहा, या एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो रहा। तो उस केस में हमारा जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। समझ में ये बात आपको? अब इसको मैं एक बार डिटेल में लिखता हूँ, फिर आप देखिएगा इसको। एक बार इसका ब्रीफ कर लेते हैं हम। ये हमारा एक्स वाई प्लेन था, इसमें जो लाइन एल थी हमारी, ये एक्स एक्सिस के साथ एक थीटा एंगल बना रहा, और ये तो क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे ये लीनियर पेयर सिचुएशन है। तो ये लीनियर पेयर सिचुएशन में दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180। दैट मीन्स दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और यहाँ जो थीटा की वैल्यू है 0 से बड़ी होगी और 180 से छोटी या उसके बराबर। ओके, अब यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करना, अगर थीटा 0 होगा तो इसका मतलब जो इसका मीन्स लाइन जो एल है पैरेलल टू एक्स एक्सिस के साथ और कोइंसिडेंट विद एक्स एक्सिस के साथ। मतलब जैसे मैंने बताया था थीटा 0 यानी कि वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल ही नहीं बना रहा है, यानी यहाँ पे पैरेलल का मतलब दिस, तो यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं बनाया। और ऐसी कोइंसिडेंट का मतलब एक्स एक्सिस के साथ ही वो जो लाइन है हमारी एल है। ओके, इसी टाइप से अगर थीटा हमारा 90 होगा तो इसका मतलब जो लाइन एल है हमारी पैरेलल होगी वाई एक्सिस के साथ या कोइंसिडेंट करेगी वाई एक्सिस के साथ। क्लियर है इतनी बात? दैट मीन्स वाई एक्सिस के साथ पैरेलल इस टाइप से, और कोइंसिडेंट मतलब वाई एक्सिस के साथ ही इस टाइप से। समझ में ये बात? अब आपकी यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनी इस अकॉर्डिंग, अगर थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन देन टेन थीटा इज कॉल्ड द स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल। मतलब अगर थीटा हमारा एंगल है जो कि इंक्लाइनेशन यानी इंक्लाइनेशन मतलब एंगल बना रहा है लाइन एल का, देन टेन थीटा इज कॉल्ड द स्लोप या ग्रेडियंट बोलेंगे हम उस लाइन एल के लिए। समझ में ये बात? तो यानी यहाँ पे अगर मैंने मान दिया स्लोप ऑफ द लाइन इज डिनोटेड बाय, अगर हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एम इक्वस टू टेन थीटा होगा, जो कि थीटा जहाँ 90 नहीं होगा। ओके, ऐसा क्यों? अगर थीटा 90 होगा तो उस केस में स्लोप नॉट डिफाइन होता है, अगर थीटा 0 होता सेल स्लोप क्या होता है, 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारा स्लोप का मतलब क्या होता है, ढाल। अगर थीटा इक्वल टू 90 का मतलब वो जो लाइन है वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होगी या वाई एक्सिस के साथ यानी कोइंसिडेंट होगी। तो इस केस में जो ढलान तो हुई ही नहीं, है ना, यानी झुकाव तो हुआ ही नहीं, तो दैट मीन्स उस केस में नॉट डिफाइन यानी नॉन सेंस वाली बात होगी। और एक्स एक्सिस के साथ थीटा 0 का मतलब एक्स एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट या उसके पैरेलल, तो दैट मीन्स वो हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में स्लोप 0 यानी कि ढलान कुछ नहीं हुआ, तो यानी कि उस केस में 0 होगा।
समझ में बात। तो यानी कि यहाँ से एक सुंदर नोट निकला, तो यानी कि अगर एक्स एक्सिस के साथ हमारा जो स्लोप होगा, एक्स एक्सिस के साथ स्लोप क्या हो जाएगा 0, और इसी केस में वाई एक्सिस के साथ जो स्लोप होगा हमारा नॉट डिफाइंड होगा। समझ में आई बात आपको। तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट आपका कंसेप्ट है जो आने वाले आगे टॉपिक्स में काम आएगा। ठीक है, अब इसका यूज हम जो स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए लाइन आर गिवन। मतलब अगर किसी लाइंस के हमें कोऑर्डिनेट्स यानी दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, सपोज इस टाइप से कोई लाइन है हमारी, है ना, इसके हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट दिए हैं, सपोज p इक्वस टू x1 y1 और q इक्वस टू x2 y2। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो उस लाइन की हमारे पास स्लोप क्या होगी, हम विद द हेल्प ऑफ जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा उससे हम निकालेंगे। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इतना ही, इसको एक बार रीड करके आइएगा ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ाएंगे वो आपको अच्छे से समझ में आए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं या नेक्स्ट क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।